हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष कुमार पांडे मेगा सिविल सर्विसेज की ओर से एक बार फिर आपके साथ हूं। आज की वीडियो में मैं जीएस में जनरल साइंस से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं उस पर थोड़ा चर्चा करना चाहूंगा। जैसे कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जनरल साइंस जीएस का एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, घटक है, जिससे कई प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि जो जनरल साइंस है उसमें क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं। तो जनरल साइंस में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो फिजिक्स से पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री से पूछे जाते हैं, बायो से पूछे जाते हैं, कंप्यूटर से पूछे जाते हैं, उसी में आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उन चीजों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अर्थात जब आप जनरल साइंस की बात करते हैं तो आपको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। कुछ क्वेश्चन फिजिक्स से, कुछ केमिस्ट्री से, कुछ बायो से, कुछ कंप्यूटर से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन चीजों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब पहला ये जो मेरा कहना है कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बहुत टफ नहीं होते हैं, लेकिन आपको सब्जेक्ट के बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो उस पे अब जैसे कि आप देख सकते हैं सभी विषयों की चर्चा एक बार में नहीं हो सकती है, तो आज मैं एक विषय उठाऊंगा और उस विषय में समझाने का प्रयास करूंगा, उससे आप समझ पाएंगे कि किस प्रकार से साइंस को पढ़ना चाहिए। तो आज मैं सबसे पहले फिजिक्स उठाता हूं। तो जैसे दोस्तों जब आप फिजिक्स की बात करेंगे, तो जब आप फिजिक्स की बात करते हैं दोस्तों, तो फिर आपको वही देखना होगा कि फिजिक्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई लोग गलती क्या करते हैं फिजिक्स पढ़ते समय, वो फिजिक्स को सब्जेक्ट के रूप में ले लेते हैं और उस पर अलग अलग चैप्टर्स को पढ़ना शुरू करते हैं। इससे क्या होता है कि आपका नॉलेज तो बढ़ता है, लेकिन जीएस में जनरल साइंस से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं फिजिक्स में, वो क्वेश्चन को नहीं पकड़ पाते हैं। तो इसीलिए जब आप जनरल साइंस पढ़ रहे हैं जीएस के पार्ट के रूप में, तो आपको ये समझ के चलना पड़ेगा कि आपको साइंस नहीं पढ़ना है बल्कि आपको जीएस पढ़ना है। आपको ये देखना है कि साइंस से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जीएस में। तो जब आप इस बात को समझ के चलेंगे तो आपके लिए पढ़ना आसान हो जाता है। इसको मैं फिजिक्स के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं। जब आप फिजिक्स को पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहला मेरा जो लेसन आपको है, जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए, वो ये है कि आप पिछले सालों के जो क्वेश्चन बैंक है, जो अलग अलग एग्जाम में एसएससी या रेलवे या जेपीएससी या बीपीएससी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर आप ध्यान दीजिए। क्वेश्चन बैंक देखिए और क्वेश्चन बैंक में देखिए कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आप ध्यान देंगे, अगर आप मेरी बातों पर ध्यान देंगे, तो मैं आपको समझाता हूं कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। जैसे अगर आप फिजिक्स की बात करेंगे तो फिजिक्स में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है यूनिट एंड डायमेंशंस, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन, या जिसे हम एग्जाम्पल भी कह सकते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ग्राफ से पूछा जाता है दोस्तों, ग्राफ से। इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो न्यूमेरिकल से पूछा जाता है, न्यूमेरिकल से, और इसके अलावा कुछ फैक्ट से पूछा जाता है। तो अगर आप पिछले कई सालों के फिजिक्स के क्वेश्चन के लेवल को देखेंगे, उसके तौर तरीकों को देखेंगे, देखने का प्रयास करेंगे क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं, तो आप इन खंडों में बांट सकते हैं कि फिजिक्स में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो या तो यूनिट एंड डायमेंशन से पूछा जाएगा, या एप्लीकेशंस या एग्जाम्पल से पूछा जाएगा, या ग्राफिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या न्यूमेरिकल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या विभिन्न प्रकार के फैक्ट से पूछे जाते हैं। यूनिट में क्या होगा, कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसे हम हिंदी में भौतिक राशि कहते हैं, उसका यूनिट पूछा जा सकता है। जैसे पूछ लेगा कि एक्सेलरेशन का अर्थात त्वरण का ऐसा यूनिट क्या होता है, या पूछ देता है कि वेट अर्थात भार, उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, और जिसका यूनिट है उसका डायमेंशन भी पूछा जा सकता है कि किसका डायमेंशन क्या होता है। इसके अलावा एप्लीकेशन या एग्जाम्पल में क्या होता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। जो अलग अलग घटनाएं होती है वो किस पर आधारित है, किस नियम पर आधारित है। जैसे पूछ देता है कि अगर हम चलती हुई बस से कूद जाते हैं तो हमें बस की दिशा में दौड़ना क्यों पड़ता है, इसकी व्याख्या कैसे होती है। तो ये न्यूटन के किस नियम पर आधारित है, पहले नियम पर आधारित है गति का, या दूसरे नियम पर आधारित है, उसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या क्वेश्चन ये पूछ देता है कि अगर हम ऊंचाई से कूदते हैं तो बालू में कूदना या पानी में कूदना या गड्ढा में कूदना आसान क्यों होता है।
तो वो आपका इंपल्स पर आधारित है, आवेग जिसे हम हिंदी में कहते हैं। तो इसीलिए हमें इस पर ध्यान देना है कि अलग अलग एप्लीकेशन या एग्जाम्पल कौन कौन से हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके लिए आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी भी टॉपिक के, चाहे वो इंपल्स हो या एक्सेलरेशन हो या फोर्स हो या और भी चीजें हैं फिजिकल, है ना, फिजिक्स में, अगर आपको उसका बेसिक नॉलेज नहीं है तो आप एग्जाम्पल्स को सॉल्व नहीं कर पाइएगा। हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो दरवाजे होते हैं उसका जो हैंडल होता है वो चौखट से ऑपोजिट क्यों होता है, दूसरी ओर क्यों होता है, दूर में क्यों होता है। तो ये आपका टॉर्क पर आधारित है कि अगर आप दूर की ओर लगाइएगा तो आपको घुमाने के लिए जो टॉर्क चाहिए, जिसे हिंदी में हम बल आघूर्ण कहते हैं, उसके लिए आपको फोर्स कम लगाना पड़ेगा, अर्थात बल कम लगाना पड़ेगा। तो जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप एप्लीकेशन या एग्जाम्पल के प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पाइएगा। इसके अलावा क्वेश्चन कुछ ग्राफ से पूछता है, ग्राफ बना देगा, एक्स वाई रहेगा और उसमें ग्राफ से वो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा यूनिफॉर्म स्पीड को दिखला रहा है, या अगर आप पानी को 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री तक गर्म करते हैं तो क्या रिलेशन होगा इन बिटवीन टेम्परेचर एंड डेंसिटी ऑफ वाटर। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल्स में भी पूछे जा सकते हैं। बोल देगा कि अगर किसी व्यक्ति का यहाँ पर भार इतना है तो चंद्रमा पर जाएगा तो भार कितना हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फैक्ट पूछे जाते हैं। फैक्ट मतलब टू दी पॉइंट, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछ देगा, जैसे पूछ देगा व्हाट इज स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश का चाल कितना होता है, हवा में कितना होता है, लोहा में कितना हो सकता है, किसी और माध्यम में कितना हो सकता है। इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो जब आप पूरे फिजिक्स के सिलेबस को देखिएगा तो क्वेश्चन पूछने का जो एक तरीका है वो इन्हीं के इर्द गिर्द है। या तो वो यूनिट एंड डायमेंशन से पूछेगा, या वो एप्लीकेशंस और एग्जांपल से पूछेगा, या वो ग्राफ से पूछेगा, या वो न्यूमेरिकल से पूछेगा, या फैक्ट से पूछेगा। तो जब आप फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं जनरल साइंस के एक पार्ट के रूप में, तो आपको उसको इसी के इर्द गिर्द रखना है कि हम किस प्रकार से पढ़ें कि किसी भी चीज से संबंधित ये सारी चीज आपका कवर हो जाए, ताकि जब प्रश्न पूछा जाए तो आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो, उसको सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। अब मैं इसको आगे लेके चलता हूं। एक और चीज मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि जब आप इस बात को समझ गए कि क्वेश्चन इतने चीजों से पूछा जा सकता है, तो अब फिजिक्स में और क्या समझना है कि इसको आप टॉपिक वाइज पढ़िए। जब आप टॉपिक वाइज पढ़िएगा कोई पर्टिकुलर टॉपिक उठाइए और उस टॉपिक को जितना अभी मैंने समझाया कि इन खंडों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन खंडों में बांटकर समझिए कि इस टॉपिक से कैसे कैसे और कहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उसको टोटलिटी में पढ़ने का प्रयास कीजिए, और जब आप टोटलिटी में पढ़ने का प्रयास कीजिएगा तो उससे संबंधित जितने सारी चीज हैं वो आप ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे, और तब आप देखेंगे कि आपका क्वेश्चन छूट नहीं रहा, बन पा रहा है। इसको मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाना चाहूंगा। आज मैं एक टॉपिक उठाता हूं, जैसे मैंने अभी कहा, तो मैं एक टॉपिक उठाता हूं फिजिक्स में। उस टॉपिक को हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, स्मॉल जी से। हिंदी में से हम क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। आप सभी को पता होगा इसे हम कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। अर्थात जैसा कि आप सभी जानते हैं, बचपन से भी पढ़ते आए होंगे कि गुरुत्वाकर्षण का बल काम करता है। तो गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण किसी भी वस्तु में जो त्वरण उत्पन्न होता है, जो एक्सेलरेशन उत्पन्न होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसे हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल जी से। तो अब ये जो टॉपिक, अब ये जो आपका हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये आपका एक टॉपिक है। अब आपको पढ़ते समय देखना है कि जी से, अर्थात एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से किस किस प्रकार से और कहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इससे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना है। और जब आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप क्वेश्चंस पे फोकस कीजिए कि कहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिसका संबंध डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जी से है। तो आज मैं उस पर चर्चा करता हूं। जैसे सबसे पहले मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि जी क्या है। तो जी क्या है दोस्तों, जैसा भी मैंने बताया कि दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थात ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण किसी भी वस्तु में जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है उसे हम जी कहते हैं। क्लियर? और इसे किसे डिनोट कर रहे हैं, स्मॉल जी से। ध्यान रखना दोस्तों कि इसको आप कैपिटल जी से कंफ्यूज नहीं होना है। कैपिटल जी अलग चीज होता है, उसमें हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये स्मॉल जी है। दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अगर हम इसको समझना चाहें तो देखिए दोस्तों मैं कैसे समझाता हूं, इसको आप समझिए, ध्यान दीजिए कि किस प्रकार से किसी टॉपिक को पढ़ना चाहिए कि आपका सारा क्वेश्चन कवर हो। जो भी चीज को हम लोग समझेंगे कि बोर्ड में मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ये हम लोग समझेंगे विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ।
अर्थ के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हम लोग कहां रहते हैं, अर्थ पे रहते हैं, पृथ्वी पे रहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अदर प्लैनेट्स पे लागू नहीं होगा, वो लागू होगा। अगर हम किसी दूसरे ग्रह पर चले जाते हैं तो ये उसके लिए एप्लीकेबल होगा। लेकिन अभी हम लोग जो पढ़ाई करेंगे वो हम लोग अर्थ के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो मान लीजिए दोस्तों, ये हमारा अर्थ है, ठीक है। अब अर्थ में मान लीजिए ये क्या हो गया दोस्तों, ये उसका सरफेस हो गया, दिस इज सरफेस। जैसा कि हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि पृथ्वी ऑलमोस्ट गोलाकार है, पूरी तरह से गोल तो नहीं है, लेकिन अभी समझने के लिए हम लोग इसको एक स्फेरिकल में लेके चल रहे हैं। ये पृथ्वी मान लिए। अब जब पृथ्वी गोलाकार है, हम लोग कहां रहते हैं दोस्तों, तो हम लोग सरफेस पे रहते हैं। सरफेस का मतलब ये पूरा हम लोग सरफेस पे रहते हैं। और अंदर में क्या हो गया, ये उसका सेंटर हो गया। मान लीजिए उसका सेंटर है, केंद्र, जिसको हम लोग किसको डिनोट कर रहे हैं, ओ से। दिस इज सेंटर ऑफ द अर्थ। और इसको मान लेते हैं कि ये उसका, दिस इज रेडियस आर। ये क्या है दोस्तों, रेडियस आर। तो हम लोग कहां रहते हैं, हम लोग रहते हैं सरफेस पे। कोई भी वस्तु कहां रहती है, सरफेस पे। तो मान लेते हैं कि एक वस्तु है, लेट्स इमेजिन कि एक वस्तु है जिसका, ये एक वस्तु है जिसका मास कितना है, स्मॉल एम। तो एक बॉडी है जिसका मास कितना है, मास मतलब द्रव्यमान कितना है, स्मॉल एम। ये कहां पे है, पृथ्वी के सरफेस पे है। अब पृथ्वी का टोटल, पृथ्वी का ये पृथ्वी का मास हम मान लेते हैं कैपिटल एम। तो कैपिटल एम क्या हो गया, मास ऑफ द अर्थ। ये ओ क्या हो गया, दिस इज सेंटर ऑफ द अर्थ। ये क्या हो गया, आर रेडियस ऑफ द अर्थ, अर्थात पृथ्वी की त्रिज्या। एक वस्तु रखा हुआ है जिसका मास कहां है, जिसका मास कितना है, स्मॉल। तो अब आप देखकर खुद समझ सकते हैं कि पृथ्वी इस वस्तु पर एक बल लगाएगा। कौन सा बल लगाएगा, गुरुत्वाकर्षण का बल। और उस गुरुत्वाकर्षण के बल से इसे अपने केंद्र की ओर वो क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो उस गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण इस वस्तु में जो त्वरण उत्पन्न होता है, उस त्वरण को ही हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी। तो ये देखा गया कि जी का जो वैल्यू होता है, उसका जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है दोस्तों, वो होता है जी एम बटा आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला निकाला, किसका फॉर्मूला निकाला गया, जी का। जी अर्थात एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, जी एम बटा आर स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए इसको, सबसे पहले मैं यहां समझाने का प्रयास करता हूं। अब यहां से क्वेश्चन पूछता हूं। अब देखिए यहां ये जी क्या है, दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, अर्थात एक ऐसा कांस्टेंट जिसका मान पूरे यूनिवर्स में कहीं भी बदलता नहीं है, ये सेम होता है। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, यूनिवर्सल कांस्टेंट। और इसका वैल्यू कितना होता है, जी का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, आप सभी जानते होंगे, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, केजी -2। तो ये इसका वैल्यू है जी का, और ये वैल्यू फिक्स है। पूरे यूनिवर्स में आप कहीं भी जाएंगे इसका वैल्यू फिक्स है। तो जी का वैल्यू किसके बराबर होता है, जी एम बटा आर स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, मैं इसे मिटाता हूं, अभी मैंने समझाने के लिए से लिखा था ताकि आप समझ पाइए कि ये जी और ये जी अलग अलग है। ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ये है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब इस फॉर्मूला में आप देखिए दोस्तों, अब इस फॉर्मूला में ये आपका कांस्टेंट है, कैपिटल जी कांस्टेंट है, इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। एम क्या है, दिस इज मास। किसका मास है, अर्थ का मास है। यहां देखिए इसमें ये अर्थ का मास है, तो अर्थ का मास भी कांस्टेंट है, वो तो चेंज नहीं होगा, जितना है उतना ही है। और ये आर क्या है, कैपिटल आर क्या है, दिस इज रेडियस, है ना, रेडियस ऑफ द अर्थ। तो ये भी आपका फिक्स है। इसका मतलब क्या हो गया, इस फॉर्मूला में आप क्या लिख सकते हैं कि जी एम और आर ये सभी क्या है, कांस्टेंट है, जो बदलने वाले नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, जी का वैल्यू फिक्स हो जाएगा, इसका निश्चित वैल्यू होगा। जब हम जी के वैल्यू को पुट कर देंगे, एम का वैल्यू पुट कर देंगे और आर के वैल्यू को पुट कर देंगे इस फॉर्मूला में, तो हम लोगों को जी का मान निकल जाएगा, पहली बात। दूसरा जो समझने वाला बात क्या है, वो क्या है कि इस फॉर्मूला में कहीं पर भी बॉडी का मास जो स्मॉल एम था, क्या वो आया है, नहीं आया है। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें स्मॉल एम कहीं पर भी नहीं। इसका मतलब क्या हो गया कि जो जी का वैल्यू होता है, जी का जो वैल्यू है वो बॉडी के मास अर्थात स्मॉल एम पर डिपेंड नहीं करता। ध्यान दीजिए इस बात पर कि
वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज जी स्मॉल जी डज नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ द बॉडी, मतलब वस्तु के मास पर जी का मान डिपेंड नहीं करता है। ये पहला महत्वपूर्ण चीज है जो आपको समझना है कि जी का मान बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं करता। तो दोस्तों जैसा भी मैंने आपको समझाया कि जी का मान अर्थात एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मान बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं करता है, अर्थात वस्तु का द्रव्यमान 1 किलो हो या 10 किलो हो या 100 किलो हो, इसका जी के मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जी किस पर डिपेंड करता है? कैपिटल जी पर। मास किसके मास पर? मास ऑफ द अर्थ, या अगर हम अर्थ के बदले किसी दूसरे प्लैनेट पे चले जाए, मान लीजिए हम मार्स पे चले जाते हैं, तो वहां पर हम मास किसका लेंगे? मार्स का ले लेंगे। और तीसरा किस पर डिपेंड करता है? रेडियस। किसका रेडियस? अर्थ का रेडियस, या हम जिस प्लैनेट पे जाएंगे उस प्लैनेट का रेडियस। तो इसका मतलब क्या हो गया? वैल्यू ऑफ जी डज नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ द बॉडी। ये पहला लेसन हो गया जी, कि जी का मान वस्तु के द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता है। अब जब ये बात आप समझ गए दोस्तों, तो इसी पर आधारित प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि अगर दो अलग अलग द्रव्यमान वाली वस्तुओं को, एक वस्तु मान लीजिए 1 किलो का है, एक वस्तु मान लीजिए 10 किलो का है या 100 किलो का है, इसको अगर हम एक समान ऊंचाई से एक साथ छोड़ देते हैं तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी तल पर कौन सी वस्तु पहले पहुंचेगी। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? कि दोनों ही वस्तुएं पृथ्वी तल पर एक ही साथ पहुंचेंगी, अलग अलग समय। अक्सर लोग गलती क्या कर देते हैं, उन्हें लगता है कि जो भारी है, जो 10 किलो का है वो जल्दी पहुंच जाएगा, जो 1 किलो का है वो लेट से पहुंचेगा। लेकिन जैसा कि अभी मैंने समझाया आपको कि जी का मान बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करता है, इसीलिए वस्तु 1 किलो का हो या 10 किलो का है, अगर वो समान ऊंचाई पर रखा हुआ है तो उस पर जो गुरुत्वाकर्षण का बल लग रहा है और उस गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण इन दोनों वस्तुओं में जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है, जी जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है, उस त्वरण का मान 1 बराबर होगा। और जब त्वरण का मान 1 बराबर होगा तो क्या होगा? वो एक समान त्वरण से नीचे आएंगे, और जब वो एक समान त्वरण से नीचे आएंगी तो पृथ्वी तल पर वो एक ही साथ पहुंचेंगी। इसीलिए ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, जो आपको समझ में है कि अगर हम अलग अलग द्रव्यमान वाले वस्तुओं को एक समान ऊंचाई से एक ही साथ छोड़ते हैं तो क्या होगा? तो क्या होगा दोस्तों? वो एक ही साथ पृथ्वी के तल पर गिरेंगी, उनके गिरने का समय अलग अलग नहीं होगा। और क्यों ऐसा होगा वो भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्यों ऐसा होता है। तो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उनमें उत्पन्न होने वाला जो गुरुत्वीय त्वरण है, अर्थात जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, दैट इज सेम फॉर बोथ बॉडीज। और सेम क्यों है? बिकॉज जी डज नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ द बॉडी। क्लियर? तो एक चीज आपको समझ में आ गया दोस्तों। तो जब आप जी के बारे में ये चीज समझ गए, इसके अलावा अब मैं दूसरा चीज समझाता हूं आपको। अब जो जी हो गया, इसमें वेरिएशन से क्वेश्चन आता है दोस्तों, ध्यान दीजिए। वेरिएशन मतलब होता है परिवर्तन, अंतर। तो जी का जो मान होता है वो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होते चला जाता है, चेंज उसमें आता है, या अलग अलग ऐसे फैक्टर्स हैं जो जी के वैल्यू को प्रभावित करते हैं। मैं उसको समझाता हूं, उससे भी कई प्रश्न पूछे जाते हैं और उससे जुड़े हुए कुछ और चीजें भी पूछे जाते हैं, मैं उसको समझाता हूं। जैसे ये अर्थ है दोस्तों, तो हम सभी कहां रह रहे हैं? सरफेस पे रहते हैं। अब अर्थ में ये आपको पता होगा दोस्तों, ये आपका क्या है? दिस इज नॉर्थ पोल, ये आपका नॉर्थ पोल है, और नीचे क्या है दोस्तों? साउथ पोल। ठीक है। और आप ये भी जानते हो कि पृथ्वी के बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा खींची जाती है जो इसको पृथ्वी को 2 बराबर भाग में बांटती है। इस काल्पनिक रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं, इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं। सो दिस इज इक्वेटर, विषुवत रेखा। और अगर हम, ये सरफेस हो गया, अगर हम अंदर चले जाएंगे, पृथ्वी के सरफेस के अंदर जाएंगे तो हम कहां पहुंच जाएंगे? सेंटर पे पहुंच जाएंगे, केंद्र पे पहुंच जाएंगे। ये मान लीजिए अंदर चले गए, चूंकि ये प्लेन ब्लैक बोर्ड है, मान के चलिए कि ये अंदर चले गए, दिस इज सेंटर ओ। तो जो अध्ययन किया गया उसमें ये देखा गया कि अगर हम पहले सरफेस को समझते हैं तो सरफेस पर जी का मान सबसे अधिक कहां होता है? पोल्स पर होता है।
नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर, और सबसे कम कहां पर होता है? इक्वेटर पर होता है। अर्थात जब हम पृथ्वी की विषुवत रेखा के पास रहते हैं तो विषुवत रेखा के पास जी का मान मिनिमम, और जब हम पोल्स पे चले जाते हैं नॉर्थ पोल या साउथ पोल तो वहां पर जी का मान मैक्सिमम हो जाता है। इसके पीछे रीजन क्या होता है दोस्तों? इसके पीछे रीजन होता है शेप ऑफ द अर्थ। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी जो है वो उसका आकार थोड़ा चपटा है, आप सभी जानते हैं कि वो नारंगी जैसा है, बचपन से हम लोग पढ़ते हैं। तो उस वजह से क्या होता है, इक्वेटोरियल रेडियस थोड़ा अधिक हो जाता है। इसका ये अगर इसको चपटा सोचिए तो ये जो रेडियस इक्वेटोरियल रेडियस ये थोड़ा ज्यादा हो जाता है, और जो पोलर रेडियस है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो अभी मैंने फॉर्मूला में आपको बताया था कि जी बराबर क्या होता है दोस्तों? तो जी बराबर था GM बटा R स्क्वायर। तो अगर R का मान ज्यादा होगा तो जी का मान क्या होगा? कम हो जाएगा, क्योंकि ये नीचे है। तो ये ज्यादा तो ये कम, और ये कम तो ये ज्यादा। तो R का मान ज्यादा कहां पर है? इक्वेटर पे। तो जब यहां भी ये रेडियस ज्यादा है, ये ज्यादा है तो ये कम हो जाता है। और पोल्स की जब बात करेंगे तो ये रेडियस क्या हो जाता है? थोड़ा कम हो जाता है। तो जब ये कम होगा तो ये ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस की मैं बात कर रहा हूं, जब मैं सरफेस पे हूं पृथ्वी के सतह पर, तो जी का मान मिनिमम कहां होता है? इक्वेटर पर, इक्वेटोरियल लाइन पर, और मैक्सिमम कहां होता है? पोल्स पर होता है। तो ये पहला चीज होगी कि जब आप सरफेस की बात करते हैं तो सरफेस पर जी का मान कितना है? सबसे कम इक्वेटर पर और सबसे ज्यादा पोल्स पर। लेकिन एक ओवरऑल जो जी का फॉर्मूला, उस फॉर्मूला के आधार पर जो जी का वैल्यू निकाला गया सरफेस पर, वो कितना निकाल लिया गया दोस्तों? आप सभी जानते भी होंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक वैल्यू है कि एवरेज वैल्यू जो सरफेस के लिए लिया कि वैल्यू ऑफ जी इज 9.8। इसको कई बार 10 मान लिया जाता है, 9.8 को ऑलमोस्ट 10 मान लिया जाता है। तो दिस इज एन एवरेज वैल्यू। वास्तव में जी का मान इक्वेटर पर 9.8 से थोड़ा कम होगा, स्लाइटली लेस देन 9.8, और जब हम पोल्स की ओर जाते हैं तो ये 9.8 से थोड़ा ज्यादा हो सकता है। लेकिन एक ऑन एन एवरेज लिया गया तो वैल्यू कितना ले लिया जाता है? 9.8 लिया जाता है, एक एवरेज कि पृथ्वी में कहीं पर भी रह रहे हैं, पोल्स पे रहे, इक्वेटर पे रहे, कि वैल्यू ले लिया गया, वो कितना है? दैट इज एब्सोल्यूट 9.8। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? तो कितना होता है? 9.8 होता है। लेकिन फिर प्रश्न क्या पूछा जाता है कि पृथ्वी की सतह पर सरफेस सतह पर जी का मान सबसे कम कहां होता है? तो सबसे कम कहां होता है दोस्तों? इक्वेटर पर होता है। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी की सतह पर जी का मान सबसे ज्यादा कहां होता है? तो सबसे ज्यादा कहां होता है? पोल्स पर होता है। अब इसका मतलब क्या होगा? वैसे फिर बताता हूं। अगर, अब ध्यान दीजिए, अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि ये नॉर्थ पोल है, दिस इज इक्वेटर, और दिस इज साउथ पोल, तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि कोई एक व्यक्ति नॉर्थ पोल से, दिस इज इक्वेटर, तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर कोई व्यक्ति नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक की यात्रा करता है, या साउथ पोल से नॉर्थ पोल तक की यात्रा करता है, तो जी के मान पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर और यहां पर जी का मान क्या होता है? मैक्सिमम होता है। यहां जी का मान मैक्सिमम, यहां जी का मान मैक्सिमम, और यहां पर जी का मान मिनिमम होता है। मिनिमम होता है, इक्वेटर पर मिनिमम हो गया, यहां और यहां मैक्सिमम हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई व्यक्ति नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक की यात्रा करता है तो जी में कैसे चेंज हो जाएगा कि यहां से लेकर यहां तक क्या होगा दोस्तों? जी का मान घटेगा, घटते 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 यहां पर जाकर क्या हो जाएगा? मिनिमम। फिर अब जब यहां से यहां की ओर बढ़ेंगे तब जी का मान फिर क्या होगा? बढ़ने लगेगा, और बढ़ते 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 यहां पर आकर क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। इसका मतलब जब आप नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाते हैं तो जी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? जी का मान पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो घटेगा कहां से कहां तक? नॉर्थ पोल से लेकर इक्वेटोरियल लाइन तक। फिर बढ़ेगा कहां से कहां तक? इक्वेटोरियल लाइन से लेकर साउथ पोल तक। तो ये आपका वेरिएशन हो गया ऑन द सरफेस, कि जब हम सरफेस पर हैं तो जी का मान सबसे अधिक पोल्स पर और सबसे कम इक्वेटर पर होता है। तो आई होप इतना आप समझ पाए होंगे। अब मैं इसके अलावा दूसरे वेरिएशन की बात करता हूं। तो
दूसरे वेरिएशन में क्या होता है, कई ऐसे फैक्टर हैं जिसके ऊपर जी का मान डिपेंड करता है। तो वो फैक्टर कौन कौन से हैं? तो वो फैक्टर है हाइट अर्थात ऊंचाई। वो फैक्टर कौन है? डेप्थ अर्थात गहराई। वो फैक्टर कौन है? रोटेशन अर्थात घूमना। तो जो जी का मान होता है वो इस पर भी डिपेंड करता है। जी का मान डिपेंड्स अपॉन हाइट, डिपेंड्स अपॉन डेप्थ एंड डिपेंड्स अपॉन रोटेशन। तो दोस्तों इन तीनों में आपको क्या याद रखना है कि हाइट के कारण, डेप्थ के कारण और रोटेशन के कारण, इन तीनों ही फैक्टर्स के कारण जो जी का वैल्यू है, जी का मान जो है वो कम हो जाता है, घटता है। इसका मतलब क्या हो गया? अभी हम लोग कहां खड़े हैं? सरफेस पे खड़े हैं। अगर हम सरफेस से ऊपर की ओर जाएंगे, ऊंचाई की ओर जाएंगे, हाइट पे जाएंगे, तो जी का मान क्या होगा? कम होने लगेगा। उसी प्रकार जब हम सरफेस से खड़े हैं, सरफेस पे खड़े हैं और अगर हम नीचे गहराई की ओर जाएंगे, अंदर की ओर जाएंगे, तो जब अंदर की ओर जाएंगे तो भी जी का मान क्या होगा? कम होगा। और तीसरी बात क्या है? रोटेशन। आप सभी जानते होंगे दोस्तों कि पृथ्वी अपने अक्ष पर रोटेट करती है। अर्थ रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस, अपने एक्सिस पर वो घूम रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर लगातार घूम रही है, जिसमें उसको टाइम कितना लगता है? 24 घंटा लगता है। तो रोटेशन के कारण भी जी का मान क्या होता है? कम। तो ये तीन ऐसे फैक्टर हैं जिसके कारण जी का वैल्यू घटता है। अगर आप पृथ्वी की तल अर्थात सरफेस ऑफ द अर्थ से ऊपर की ओर जाएंगे तो जी का मान घटेगा। अगर आप पृथ्वी की तल से नीचे की ओर जाएंगे तो भी जी का मान घटेगा। और रोटेशन के कारण भी पृथ्वी का मान घटता है। क्लियर? इसके अलावा अगर आप पृथ्वी के केंद्र पे चले जाएंगे, सेंटर ऑफ द अर्थ, तो पृथ्वी का केंद्र कहां है? अंदर में। क्योंकि हम लोग सरफेस के ऊपर में, पृथ्वी गोलाकार है, हम लोग सरफेस पे हैं। अगर हम अंदर की ओर जाएंगे और सेंटर पे पहुंच जाएंगे, अगर हम पृथ्वी के केंद्र पे चलेंगे, हेयर केंद्र पे, तो सेंटर पर, जिसको हम से डिनोट करते हैं, तो सेंटर पर जी का मान कितना होगा दोस्तों? 0। तो आपको यह ध्यान रखना है कि पृथ्वी की सतह पर जब हम हैं, सतह पर, ऑन द सरफेस, मैं रिपीट करके रहा हूं, तो जब मैं सतह पर हूं तो सतह पर, सरफेस पर जी का मान सबसे कम कहां है? इक्वेटर पर। सबसे अधिक कहां है? पोल्स पर। लेकिन अगर हम सतह से ऊपर की ओर जाने लगते हैं, ऊंचाई की ओर जाने लगते हैं, तो जी का मान कम होने लगता है। अगर हम सतह से अंदर जाते हैं, डेप्थ गहराई की ओर जाते हैं, तो भी जी का मान क्या होता है? कम होने लगता है। पृथ्वी के रोटेशन के कारण भी जी का मान क्या होता है? कम होता है। और अगर हम पृथ्वी के केंद्र पे चले जाएंगे, सेंटर पर, तो वहां पर जी का मान कितना होता है? 0। क्लियर? तो इतना आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इसके अलावा एक प्रश्न और पूछा जाता है जिसको मैं बाद में चर्चा करूंगा, या मैं बता भी सकता हूं अभी भी, इसको मैं अलग से भी चर्चा करूंगा। मून पर पूछा जाता है, चंद्रमा के बारे में पूछा जाता है। तो चंद्रमा पर दोस्तों जो जी का मान होता है, GM बाय जिसे डिनोट करता है, GM मतलब ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून। ये जो होता है वो पृथ्वी पर जो जी का मान है, अर्थ, उसका छठा भाग होगा। अर्थात यहां पर अगर कितना है? 9.8 है दोस्तों, तो वहां पर कितना हो जाएगा? 9.8/6, मतलब पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का छठा भाग हो जाएगा। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा वेरिएशन। मुझे उम्मीद है कि वेरिएशन आप समझ पाएंगे कि जी का वेरिएशन कैसे हो रहा है। सरफेस पर सबसे अधिक, पोल्स पर। सरफेस पर सबसे कम कहां? इक्वेटर पर। सरफेस के ऊपर जाएंगे हाइट में तो घटने लगेगा जी का मान। सरफेस से नीचे जाएंगे डेप्थ में तो जी का मान घटने लगेगा। रोटेशन के कारण भी घटता है। और अगर हम सेंटर पे चले गए तो जी का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और अगर हम चंद्रमा, पृथ्वी को छोड़कर चंद्रमा पे चले गए तो कैलकुलेट किया गया कि चंद्रमा पर जी का मान कितना होता है? G/6 हो जाता है। तो अगर आप इस वेरिएशन को समझते हैं तो आपको समय को प्रश्न बनाने में दिक्कत नहीं होगा। अब अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया, मान लीजिए तो क्वेश्चन पूछता है कि जी का मान सबसे अधिक कहां होगा। अब उसको ऑप्शन दिया रहेगा पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंचाई पर, पृथ्वी की सतह से कुछ गहराई पर, पृथ्वी के केंद्र पर। तब इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? पृथ्वी की सतह पर, क्योंकि सतह पर सबसे अधिक है। सतह से हम ऊपर जाएंगे तो भी घटने लगेगा, सतह से नीचे जाएंगे तो भी घटने लगेगा, और सेंटर पे तो 0 होता ही होता है। तो इसीलिए जी का मान सबसे अधिक कहां हो रहा है? ऑन द सरफेस।
और सरफेस पर सबसे अधिक कहां होता है? पोल्स पर। और सरफेस में सबसे कम कहां होता है? इक्वेटर पे। तो इस वेरिएशन को आपको समझ के चलना है। अगर आप इस वेरिएशन को समझ लेंगे तो कई प्रकार के प्रश्न इस पर बेस्ड होते हैं, जिसको सॉल्व करना आपके लिए आसान होगा, जिससे मैं आप समझाता हूं आपको इस वेरिएशन का राइट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। अब जैसे जी से संबंधित जो चीज है वो है आपका पहला जो है वो है भार, वेट, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं? जिसे हम डिनोट करते हैं डब्ल्यू से। तो भार क्या होता है? भार एक प्रकार का बल है। कौन सा बल है? जिस बल के द्वारा पृथ्वी या कोई भी ग्रह किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, गुरुत्वीय बल से खींचती है। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? डब्ल्यू से। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? डब्ल्यू बराबर होता है एम इंटू जी। जहां पर एम क्या है दोस्तों? एम है मास ऑफ द बॉडी, अर्थात वस्तु का द्रव्यमान, और जी क्या है? तो जी है गुरुत्वीय बल। अब अगर आप इस फॉर्मूला को देखिएगा ध्यान से तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो भार है, वेट, इट डिपेंड्स अपॉन जी। इट डिपेंड्स अपॉन जी, ये जी पे डिपेंड कर रहा है। अर्थात अगर जी ज्यादा होगा तो भार भी ज्यादा हो जाएगा, जी कम होगा तो भार भी कम हो जाएगा, जी अगर जीरो हो गया तो भार भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो अगर आप जस्ट पहले भी मैंने जो आपको समझाया, अगर आप वेरिएशन ऑफ जी को समझ चुके हैं तो उसी से जुड़ा हुआ है वेरिएशन ऑफ वेट। आप वेट को भी समझ सकते हैं कि किसी भी वस्तु का भार ज्यादा कहां होगा और कम कहां होगा। जैसे किसी वस्तु का भार सरफेस की अगर हम बात करें, पृथ्वी के सरफेस की बात करें, तो सरफेस पर सबसे ज्यादा कहां होगा? पोल्स पर होगा। क्यों पोल्स पर ज्यादा होगा? क्योंकि पोल्स पर, मैं इसको बोर्ड पे लिख के समझाता हूं ताकि आप समझ पाइए। पोल्स पर जी का वैल्यू क्या होता है? मैक्सिमम होता है। तो जब पोल्स पर जी का वैल्यू मैक्सिमम होता है तो इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों? कि वेट भी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। अर्थात किसी वस्तु का भार सबसे अधिक कहां होगा? पोल्स पर होगा। उसी प्रकार से जब हम इक्वेटर की बात करते हैं, इक्वेटर, तो इक्वेटर पर अभी तक मैंने बताया था कि जी का वैल्यू क्या होता है? मिनिमम हो जाता है। तो जब जी का वैल्यू मिनिमम हो गया तो भार भी आपका क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। अर्थात किसी वस्तु का भार सबसे अधिक कहां होगा? पोल्स पर, और सबसे कम कहां होगा? इक्वेटर पर। आप समझिए दोस्तों, इसी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन होते हैं, जहां से रॉकेट प्रक्षेपित किए जाते हैं, वो इक्वेटर या इक्वेटर के आसपास क्यों बनाए जाते हैं? उसका उत्तर ये है क्योंकि जब आप इक्वेटर या इक्वेटर के आसपास लॉन्चिंग स्टेशन को बनाएंगे तो वहां पर जी का वैल्यू मिनिमम होता है, और जी का वैल्यू मिनिमम होने के कारण क्या होगा? बॉडी का अर्थात रॉकेट का वेट भी क्या होगा? मिनिमम होगा। अर्थात पृथ्वी उसको सबसे कम बल से अपनी ओर खींच रही है, और तब रॉकेट को ऊपर की ओर प्रोजेक्ट करना हमारे लिए क्या होगा? आसान होगा। इसीलिए जो रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र बनाए जाते हैं वो कहां बनाए जाते हैं? वो इक्वेटर पर या इक्वेटर के आसपास बनाए जाते हैं। तो इसका सीधा रिलेशन किससे हो गया? डब्ल्यू जी से रिलेशन हो गया। तो जब आप चीजों को क्रमबद्ध रूप से समझेंगे तो आपको फिजिक्स से संबंधित जो साइंस की क्वेश्चन है उसको समझना बहुत आसान भी हो जाएगा, और आपको बिना रटे उसको सॉल्व करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो ये आपको होगी कि वेट मैक्सिमम कहां होगा? पोल्स पर। वेट मिनिमम कहां होगा? पोल्स पर। इसके अलावा एक और चीज समझना आपको दोस्तों, इसको मैं डालता हूं कि जब आप सेंटर पे चले जाए, सेंटर पर, पृथ्वी के केंद्र पे चले जाएंगे, तो जब आप केंद्र पर चले जाएंगे तो दोस्तों अगर हम सेंटर पे चले जाते हैं, पृथ्वी के केंद्र पे चले जाते हैं, तो अभी मैंने बताया कि सेंटर पर जी का मान कितना होता है? 0 होता है। तो जब जी का मान 0 होता है दोस्तों तो वेट भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी बार बार पूछता है कि किसी भी वस्तु को किस जगह पर, किस स्थान पर वेटलेसनेस अर्थात भारहीनता का अनुभव हो सकता है। तो वो कहां पर हो सकता है? एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु को भारहीनता का अनुभव होगा। क्यों होगा? अगर पूछा जाएगा क्यों होगा तो क्यों होगा? क्योंकि वहां पर जी का मान कितना होता है? 0 हो जाता है। तो इस प्रकार से जब आप उसको पढ़ना शुरू करते हैं तो जब चीजों को आप जोड़ेंगे तो आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। अभी मैंने कैसे समझाया? पहले जी का मान समझा दिया, जी के बाद उसका वेरिएशन को समझा दिया, ये भी समझा दिया कि जी का मान बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं करता है, इसीलिए अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुओं को अगर हम अलग अलग एक ही स्थान से एक ही साथ छोड़ेंगे तो वो एक ही साथ गिरेंगे। वेरिएशन समझा दिया,
इक्वेटर पर सबसे कम, पोल्स पर सबसे ज्यादा, सरफेस ऊपर जाएंगे तो घट जाएगा, सरफेस से नीचे जाएंगे तो घट जाएगा, रोटेशन के कारण घट जाएगा और सेंटर पे 0 हो जाएगा। मून पे चले जाएंगे तो 1/6 हो जाएगा। अब मून से संबंधित क्वेश्चन में आपको समझाता हूं वेरिएशन। अब जैसे क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि एक बॉडी जिसका मास कितना है 6 kg, 6 kg, मास ऑफ एरिया ऑफ दैट इज 6 kg। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि अगर इस बॉडी को मून पर ले जाए, चंद्रमा पर ले जाए, तो वहां पर इस बॉडी का वेट कितना होगा, भार कितना होगा, घटेगा, बढ़ेगा, बराबर रहेगा। तो देख दोस्तों, जब यहां इसका मास कितना है 6 kg है, तो इसका भार कितना होगा, तो भार कितना होगा दोस्तों m इंटू जी। अभी मैंने आपको बताया था। अब यहां पर m कितना है 6 किलो और g कितना होगा पृथ्वी पर 9.8, जिसे हम राउंड फिगर में अभी सुविधा के लिए मान लेते हैं 10। ठीक है, तो g का वैल्यू मैंने कितना पुट किया 10 पुट किया, 9.8 बोलते मैंने 10 पुट कर दिया। तो 6 गुने 10 कितना हो जाएगा दोस्तों 60, और वेट क्योंकि एक फोर्स होता है तो इसका यूनिट क्या होता है न्यूटन। इसका मतलब क्या हो गया, जिस बॉडी का मास कितना केजी का है 6 केजी का है, उस बॉडी का वेट कितना है 60 न्यूटन। कहां पर, ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर। तो पृथ्वी पर उसका भार 60 न्यूटन है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि पृथ्वी उस वस्तु को 60 न्यूटन के बल से अपनी ओर खींचेगी, और इसीलिए उसको उठाने में हमें क्या लगता है, भारी लगता है। अगर हम उस ग्रेविटेशन के अगेंस्ट उठाएंगे तो भार लगेगा, भारी लगता है। अब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि इस वस्तु को हम कहां ले गए हैं, चंद्रमा पर ले गए हैं, तो चंद्रमा पर इस वस्तु का भार कितना हो जाएगा। तो अगर हम मून की बात करें, ऑन द मून, तो अभी मैंने समझाया था कि मून पर जो जी का वैल्यू होता है वो यहां पर कितना हो जाता है 1/6 हो जाता है। अभी मैंने आपको समझाया था। तो वहां पर वेट कितना हो जाएगा दोस्तों, तो वेट कितना होगा m g/6 हो जाएगा। g/6 क्यों हो जाएगा, क्योंकि अगर पृथ्वी पर वैल्यू g है तो वहां पर कितना है g/6 है, 1/6 हो जाता। अभी मैंने समझाया था। तो अब m इंटू जी का वैल्यू कितना निकाला है हमने 60 न्यूटन। तो mg के बदले हम कितना लिखेंगे 60 और बटा 6। तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 10 न्यूटन। ध्यान दीजिए, जिस वस्तु का भार पृथ्वी पर कितना है 60 न्यूटन, उस वस्तु का भार चंद्रमा पर कितना हो गया 10 न्यूटन। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों कि उस वस्तु को चंद्रमा केवल 10 न्यूटन के बल से अपने केंद्र की ओर खींच रही है, और इसीलिए आप समझ सकते हैं कि वहां पर वह वस्तु हल्का महसूस करेगा, उसे लगेगा कि उसके ऊपर ज्यादा बल काम नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार से एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 6 किलो है, उसका भार 60 न्यूटन है पृथ्वी पर, लेकिन जब उसी वस्तु को हम चंद्रमा पर ले गए तो उसका भार घटकर कितना हो जाना है 10 न्यूटन। किसके कारण, ड्यू टू वेरिएशन इन जी। वहां पर जी का मान 1/6 हो जाता है। अब यहां समझने वाली बात क्या है दोस्तों, कई बार प्रश्न ऐसे भी पूछे जाते हैं कि अगर इस वस्तु को हम चंद्रमा पर ले गए तो वहां पर वस्तु का द्रव्यमान अर्थात मास कितना होगा। तो ध्यान देना है दोस्तों कि अगर उसका मास यहां पर कितना है 6 किलो, तो चंद्रमा पर भी उसका मास कितना होगा 6 किलो ही होगा। मास डिपेंड चेंज नहीं करेगा। 6 किलो की वस्तु आप सोच सकते हैं, लॉजिकली आप सोचिए, अगर कोई वस्तु 6 किलो का यहाँ है तो वहां पर भी 6 किलो का होगा। तो मास चेंज नहीं करता है, चेंज क्या करता है वेट। वेट यहाँ कितना है 60 न्यूटन, वहां पर कितना हो गया 10 न्यूटन। इसको ध्यान देना दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, और जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपनी हड़बड़ाहट में गलती कर देते हैं, और जब हड़बड़ाहट में वो गलती करते हैं तो जो प्रश्न वो आसानी से बना सकते थे वो भी चूक जाते हैं, और उनका चयन जो है वो संदिग्ध हो जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आप अर्थ से मून पे जाते हैं तो मास जो है वो चेंज होगा नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा। इसको ध्यान रखना है, मास चेंज नहीं करता। तो चेंज क्या होता है, वेट चेंज होता है, वेट चेंज होगा। ध्यान रखना है इसको कि आपका मास चेंज नहीं होगा, सिर्फ चेंज क्या होगा वेट चेंज होगा। और वेट क्यों चेंज होगा, क्योंकि वेट किस पर डिपेंड करता है
जी पर डिपेंड करता है। तो जी घट गया तो वेट भी घट गया, जी बढ़ जाएगा तो वेट भी बढ़ जाएगा। अगर हम चंद्रमा से कहां आ जाएंगे, वापस पृथ्वी पर आ जाएंगे, तो फिर हमारा वेट बढ़ जाएगा, लेकिन मास तो उतना ही रहेगा। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं जहां आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने की आवश्यकता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं वो आप आसानी से बना सकते हैं। अभी जो मैंने शुरू में बोला था कि फिजिक्स में क्वेश्चन यूनिट वगैरह से भी पूछे जाते हैं, उसका मैं एग्जाम्पल आपको समझाता हूं कि आपको बार बार ये क्वेश्चन, अभी जो मैंने क्वेश्चन समझाया था उस क्वेश्चन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा कि एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 6 किलो है, उसको चंद्रमा पर ले गए तो उसका वहां पर वेट कितना होगा, ऐसा क्वेश्चन हमेशा पूछता है। अब जब वेट पूछ रहा है दोस्तों, तो अभी मैंने निकाला कि वेट कितना होगा, 60 न्यूटन होगा। ध्यान देना यूनिट में, चूंकि वेट पूछा गया तो उसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। क्वेश्चन में कई बार क्या करता है, जो ऑप्शन बना देता है वो ऑप्शन इस प्रकार से बना देता है। पहला ऑप्शन बना देगा 60, वो 60 लिखेगा, लेकिन न्यूटन के बदले वो क्या कर देता है, केजी। दूसरा क्या बना देगा, दूसरा बना देगा ऐसे 6 केजी बना दिया। तीसरा क्या बना दिया, 6 न्यूटन बना दिया। और चौथा क्या बना दिया, डी नंबर लिख देगा नन, इनमें से कोई नहीं। अब आप जान रहे हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो हड़बड़ाहट कर लेते हैं, उनको लगता है कि मुझे आता है, और हड़बड़ी में वो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू देखते हैं और इस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो उनको पता है कि इसका आंसर 60 होगा, इसका मतलब वो जानते हैं, लेकिन वो यूनिट पर जब ध्यान नहीं देंगे तो जहां पर न्यूटन होना चाहिए वहां पर क्या लिखा हुआ है, केजी। तो ये किसको इंगित कर रहा है, ये द्रव्यमान को इंगित कर रहा है, और आपसे पूछा क्या कर रहा है, भार। तो आप जब 60 आपके दिमाग में है कि आंसर 60 होना चाहिए, इसका मतलब आप वेट और मास जानते हैं, लेकिन आप हड़बड़ाहट में उसके यूनिट पर ध्यान नहीं दिए, तो इसका आंसर ये होना चाहिए था नन। तो आप इसको ठीक नहीं करके इसको ठीक कर देते हैं, और जब आप इसको ठीक करेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसीलिए जैसा कि मैंने शुरू में भी बोला था कि फिजिक्स में क्वेश्चन यूनिट से भी पूछे जाते हैं, तो यूनिट का एक वाइटल रोल होता है इसमें। यूनिट से चेंज हो जाता है, जहां पर केजी होना चाहिए वहां पर न्यूटन आ गया, जहां न्यूटन होना चाहिए वहां केजी आ गया, और यूनिट के चेंज होने से फिजिकल क्वांटिटी ही चेंज हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पे केजी लिख दिया गया तो ये मास, जैसे ही यहाँ पे न्यूटन लिख दिया गया तो ये वेट हो गया। तो इसीलिए आपको इन चीजों पर बारीकी से ध्यान रखना पड़ता है। जीएस में जैसा कि मैंने बार बार समझाया है, मेरा जो टीचिंग एक्सपीरियंस है, मैं जो क्लास लेता हूँ स्टूडेंट्स को समझाता हूँ, अभी मैं आपको भी समझा रहा हूँ, तो इस बात पर हमेशा मैं ध्यान दिलवाता हूँ, फोकस करवाता हूँ कि आपको ये देखना है कि उसका यूनिट क्या है। अगर यूनिट गलत सेट हो गया तो आप सही बनाने के बाद भी आपका उत्तर गलत हो सकता है। तो ये मैंने समझाने का प्रयास किया कि जी से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। अब मैं एक और चीज आपको समझाऊंगा जिसका संबंध जी से और उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो है दोस्तों सिंपल पेंडुलम, जिसे हम सरल लोलक भी कहते हैं। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है और इसका भी संबंध जी से है। आप लोग सभी लोग घर में घड़ी होगा या स्कूल कॉलेजेस में घड़ी होता है जिसमें एक पेंडुलम होता है, वो जो ऐसे ऐसे करके वो ऑसिलेट करता है, दोलन करता है, ऑसिलेशन करता है। तो उसको एक मैं फिगर बनाने का प्रयास करता हूं कि ये मान लीजिए एक बेस है, यहां से एक पॉइंट है, ये एक रस्सी है और इसमें एक गोला लटका हुआ है, और मान लेते हैं कि ये गोला का सेंटर है, जिसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। और इसी बिंदु के इर्द गिर्द ये क्या कर रहा है, ये ऑसिलेट कर, ये ऑसिलेशन कर रहा है। ये क्या हो गया, दिस इज पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, जहां से लटकाया गया। और ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन, अर्थात जिस पॉइंट के इर्द गिर्द ये क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, घूम रहा है। तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन अर्थात ये वाला पॉइंट, और पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन का जो बीच का डिस्टेंस होता है, मतलब यहां से लेकर यहां तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, एल बोलते हैं। एल को हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ। तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड point of oscillation is called effective length. It is denoted by L, small l. और इसको एक ऑसिलेशन पूरा करने में जो टाइम लगता है, समय लगता है। एक ऑसिलेशन का मतलब क्या हुआ दोस्तों, जहां से वो चलना किया वापस वहीं पर आ जाएगा। जैसे या मान लीजिए वो यहां से स्टार्ट किया चलना, तो यहां से यहां गया और फिर वापस वो यहीं पर आ गया। तो इतने दूरी को तय करने में उसको जो टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, आवर्स काल। उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, टी से डिनोट करते हैं। तो टी बराबर क्या होता है दोस्तों, टी बराबर होता है 2 पाई
L बटा G का रूट मीटर। मान लीजिए जो गोला है, इस गोला का मास कितना है, स्मॉल m। स्मॉल m। तो दोस्तों जब हम सिंपल पेंडुलम की बात कर रहे हैं तो सिंपल पेंडुलम में एक बेस होता है जहां से इसको लटकाया जाता है, एक रस्सी मान लीजिए, धागा तार, और उसमें गोला होता है। जिस पॉइंट से इसको लटकाया गया उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। जो इस गोला वस्तु का जो केंद्र है उसको हम क्या बोलते हैं, जिसके इर्द गिर्द घूमता है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन। तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन के बीच की जो दूरी है, दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव लेंथ, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल p। और मान लेते हैं कि इस गोला का मास कितना है, स्मॉल p। तो इसको एक ऑसिलेशन पूरा करने में जो टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड, कैपिटल T। और T का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई L बटा G का रूट अंडर। अब इस फॉर्मूले को जब आप ध्यान दीजिएगा तो इसमें आपको पहली बात क्या क्लियर होगी कि इस पूरे फॉर्मूले में इस गोला का मास कहीं पर भी है नहीं है, और नहीं, इसका मतलब क्या हो गया कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ द बॉल। ये जो गोला है उसके मास पर डिपेंड नहीं करता, अर्थात 1 किलो का है या 2 किलो का है या आधा किलो का है या 50 ग्राम का है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन मास, मास से इसका कोई लेना देना नहीं। तो अब देखते हैं हम लोग दोस्तों कि एक इस पर डिपेंड कर रहा है, एक इस पर डिपेंड कर रहा है, देखिए एल पर, और इस पर डिपेंड कर रहा है जी पर। तो देखिए यहाँ पे जी फिर से आ गया, इसलिए मैंने इस टॉपिक उठाया कि अब यहां से फिर प्रश्न पूछे जाते हैं। अब ध्यान दीजिए, वैसे बताता हूं। अब जो फॉर्मूला आया दोस्तों टी का, वो क्या आ गया, 2 पाई L बटा G का रूट अंडर। इसका मतलब क्या हो गया, T डिपेंड्स अपॉन लेंथ, T डिपेंड्स अपॉन G। अब एक आपका ऊपर में एक नीचे में, इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, अगर ये ज्यादा होगा तो ये भी ज्यादा होगा, और ये अगर ज्यादा होगा तो ये क्या हो जाएगा, कम होगा। इसके अलावा जब ये क्या होगा, कम होगा तो ये भी कम हो जाएगा, और जब ये कम होगा तो ये ज्यादा हो जाएगा, उल्टा होगा। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, समझ के चलिए, बोर्ड में लिख रहा हूं। मान लेते हैं कि L का मान ज्यादा है, L का मान जब ज्यादा हो गया तो T का मान भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और इसको उल्टा सोचिए, इसके मान को कम रखिए तो G का मान क्या होगा, कम। तो अगर इसका वैल्यू ज्यादा तो इसका वैल्यू भी ज्यादा, और G में उल्टा होगा कि जब G का वैल्यू कम होगा तो ये कम होगा तो ये ज्यादा होगा। तब इन दोनों स्थितियों में देखिए मैंने जो लिखा कि यदि मान लिया जाए कि लेंथ ज्यादा है लेकिन G क्या है, कम है, तो उस स्थिति में T का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। अब ध्यान दीजिए, T का मान ज्यादा होगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हो गया कि सिंपल पेंडुलम को ऑसिलेट करने में समय क्या लग रहा है, ऑसिलेशन पूरा करने में समय क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है। और समय ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, घड़ी फास्ट हुआ कि स्लो हो गया दोस्तों, घड़ी स्लो हो गई। क्यों स्लो हो गया, क्योंकि इसको टाइम क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है। तो टाइम ज्यादा लगने का मतलब एक ऑसिलेशन को पूरा करने में समय ज्यादा लग रहा है, और समय ज्यादा कब लग रहा है, यदि L का मान क्या हो गया, ज्यादा हो गया, या G का मान क्या हो गया, कम हो गया। अब अभी मैंने आपको समझा दिया था कि G का मान कम कहां होता है दोस्तों, तो G का मान कम कहां होता है, इक्वेटर पर होता है। अभी मैंने समझाया था कि G का मान कम कहां होता है, इक्वेटर पर। इसका मतलब क्या हो गया, अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि पेंडुलम घड़ी कहां पर सुस्त हो सकती है, सुस्त कहां हो सकती है, स्लो कहां हो सकती है, तो कहां पर होगी, जहां पर G का मान क्या होगा, कम होगा। और मैंने अभी आपको समझाया था कि G का मान कम कहां होगा, इक्वेटर पर होगा। इसका मतलब क्या हो गया, पेंडुलम घड़ी कहां सुस्त हो सकती है, जब वो इक्वेटर पर होगी। इसके अलावा मैंने आपको समझाया था कि अगर हम ऊंचाई पर जाएंगे या गहराई में जाएंगे, डेप्थ या रोटेशन, इन तीनों के कारण पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर जाने पर, पृथ्वी की सतह से गहराई पर जाने पर और रोटेशन के कारण, इन तीनों ही स्थितियों में G का मान क्या होता है, कम होने लगता है। और जब G का मान कम होगा तो T का मान क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और जब T का मान ज्यादा होगा तो घड़ी क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम इक्वेटर पर रहे या
पृथ्वी की सतह से ऊपर चले जाए, या पृथ्वी की सतह से नीचे की ओर जाने लगे, या रोटेशन हो रहा है पृथ्वी का, इन तीनों ही का प्रभाव क्या पड़ता है कि जी का मान कम हो जाता है। और जी का मान कम होने का प्रभाव क्या है कि टी ज्यादा हो जाएगा, और जब टी ज्यादा होगा तो घड़ी क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। इसके अलावा एल भी यहां पर समझा देता हूं मैं आपको। एल ज्यादा होने से क्या होगा, टी ज्यादा होगा, तो लंबाई ज्यादा कब होगा, गर्मियों के दिन में। गर्मी के कारण वो जो तार होता है, ये जो तार होता है, ये तार की लंबाई क्या हो सकती है, बढ़ सकती है, गर्मी के कारण कोई भी फैलता है। तो इसीलिए क्वेश्चन पूछता है कि गर्मियों के दिनों में पेंडुलम घड़ी सुस्त क्यों हो जाती है, स्लो क्यों हो जाती है। क्यों स्लो हो जाती है, क्योंकि गर्मियों के दिनों में क्या होता है, गर्मी के कारण एल अर्थात इफेक्टिव लेंथ का मान क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। और जब इफेक्टिव लेंथ का मान ज्यादा हो जाता है तो टी का मान भी क्या हो जाता है, ज्यादा, और तब घड़ी क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। इसका जस्ट उल्टा कब होगा, अगर हम इसको चेंज कर दें। जब हम इसको चेंज करेंगे दोस्तों, तब समझ पाएंगे कि अगर एल का मान क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, या जी का मान क्या कर दिया जाए, ज्यादा कर दिया जाए, ठीक है, तब क्या होगा, जब ये, तब क्या हो जाएगा, टी का मान क्या हो जाएगा, टी का मान कम हो जाएगा। और जब टी का मान कम हो गया मतलब क्या हो गया, घड़ी क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिए दोस्तों इस बात पर कि एल अगर कम हो गया तो टी भी कम हो गया, जी अगर ज्यादा हो गया तो टी क्या हो गया, कम हो गया, उल्टा हो गया। और टी के कम होने का मतलब क्या हो गया, अर्थात उसको ऑसिलेशन पूरा करने में समय क्या लग रहा है, कम लग रहा है, और समय कम लग रहा है इसका मतलब क्या हो गया, घड़ी क्या हो गई, फास्ट हो गई, तेजी से घूमी। जब तेजी से घूमी तो घड़ी फास्ट हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि घड़ी फास्ट कब होगा, जब लेंथ का वैल्यू कम हो जाए या जी का मान क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। तो अभी मैंने आपको समझाया था कि जी का मान ज्यादा कहां होता है दोस्तों, पोल्स पर होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, क्वेश्चन पूछता है कि पेंडुलम घड़ी अगर पोल्स पर चले जाए तो उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो घड़ी क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। फास्ट क्यों हो जाएगा, क्योंकि पोल्स पर जी का मान क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। और जब जी का मान ज्यादा हो गया तो टी कम हो गया, और टी कम हो गया तो घड़ी क्या होगी, फास्ट हो गया। उसी प्रकार से एल भी आपको समझ लेना है कि एल कम कब होगा, लेंथ कम कब होगा, ठंड के दिनों में। अगर आप ठंड के दिनों में, जब गर्मी के दिनों में कोई चीज फैल जाता है तो ठंड के दिनों में क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। तो ठंड के दिनों में ठंड के कारण एल का वैल्यू क्या हो जाता है, कम, लेंथ कम हो जाता है। तो जैसे ही लेंथ कम हुआ तो टी का मान कम हो गया, और टी का मान कम होने का मतलब क्या हो गया, घड़ी क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से फिजिक्स में सभी चीजें आपस में जुड़ी रहती हैं। तो जब आप एक चीज को, एक सिरा को पकड़ते हैं तो आपको उससे जुड़े हुए कई चीजों को समझना पड़ता है। अब इसमें एक और बात आप समझ सकते हैं कि अगर आप सेंटर में चले जाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, तो जब आप सेंटर में जाएंगे तो वहां पर टी का वैल्यू कितना होता है, 2 पाई एल बटा जी। लेकिन अभी मैंने आपको समझाया कि सेंटर पर जी का मान कितना होता है, 0 होता है। तब क्या होगा, देखिए टी बराबर 2 पाई एल बटा 0। तो आप लोग मैथ्स में इतना पढ़े होंगे कि अगर किसी भी संख्या में 0 से डिवाइड कर दिया जाए तब क्या होगा, वो कितना आ जाएगा, वो इन्फिनिटी आ जाता है, अनंत आ जाता है। इसका मतलब क्या हो गया, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। अर्थात पृथ्वी के केंद्र पर सिंपल पेंडुलम काम नहीं करेगी, क्योंकि उसका आवर्तकाल क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको इन चीजों को समझना है। इसी प्रकार से आप मून के बारे में भी समझ सकते हैं कि अगर चंद्रमा पर चला जाएगा तो क्या होगा दोस्तों, अभी मैंने समझाया था कि चंद्रमा पर जी का मान क्या हो जाता है, पृथ्वी के मान का कितना हो जाता है, छठा भाग। अर्थात वहां पर भी जी का मान क्या होता है, कम। तो जब जी का मान कम होगा तो टी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब टी का मान बढ़ेगा अर्थात घड़ी फास्ट, स्लो हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब आप एक चीज को समझते हैं, मैंने इस वीडियो में समझाने का प्रयास किया, मैंने एक टॉपिक उठाया, उस टॉपिक का नाम क्या था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। तो और उस जी से संबंधित जितने तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते हैं, मैंने उसको 1 बाय 1 समझाने का प्रयास किया, और ये समझाने का प्रयास किया कि यूनिट का क्या रोल है, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल किस तरीके से होता है। मैंने इसी में आपको भार समझा दिया, इसी में मैंने आपको क्या समझाया, सिंपल क्वांटम समझाया, और भी कई चीजें हैं। मैंने समझाया कि वेरिएशन कैसे होता है, हाइट का क्या प्रभाव पड़ रहा है, डेप्थ का क्या प्रभाव पड़ रहा है, रोटेशन का क्या प्रभाव पड़ रहा है, सेंटर पर क्या होता है, मून पर क्या होता है, और किस तरीके से ये कोरिलेटेड है आपस में। तो जब आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो इसको आप टॉपिक वाइज इसी प्रकार से जब आप पढ़ेंगे और क्वेश्चन बेस्ड पढ़ेंगे
कि इस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस पर जब आप फोकस करेंगे तो आपको ज्यादा ये फ्रूटफुल होगा, आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, कुछ भी एसएससी, जेपीएससी, जहां भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी टाइप से पूछे जाते हैं, तो आप उसको बनाने की स्थिति में रहेंगे। तो आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, अच्छा से देखा होगा, इसको आप ध्यान से देखिए और अगली वीडियो में मैं कुछ और चीजों को शेयर करूंगा। थैंक यू।